बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। पाकिस्तान भर के डॉक्टरों के लिए लाइसेंस के हुसूल का नया इम्तिहान एक दर्द सर है यंग डॉक्टर्स और PMA पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है वो ये बताता है कि बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों और डेडलाइंस को देखा जाए तो ये लाइसेंस का हसूल मशरूत होना चाहिए एक एबिलिटी टेस्ट से, जिसको नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम कहते हैं। इस हंगाम हमने देखा डॉक्टर्स पर स्प्रे भी की गई। अब ये मामला है क्या, आज हम तफसील से इस पर बात करें क्योंकि ये मसीहाओं का मामला है, मसीहाई का मामला है, मेरा और आपका मामला, क्योंकि डॉक्टरों से हमने इलाज करवाना है। फ़रीक़ैन के दलाइल आपके सामने हम रखेंगे और फिर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का फॉलो अप भी। जो बाइडन ने अमरीकी इनखला के बाद पहली बार कौम से ख़िताब किया है और अफ़गान फ़ौज और डोनाल्ड ट्रंप को इस जिल्लत आमेज़ वापसी का ज़िम्मेदार उन्होंने करार दिया है। हुकूमत साजी का अमल भी मुकम्मल हो चुका। अफ़गानिस्तान में 2 से 3 रोज़ में ऐलान मुतवक्के है। लेकिन हम आगाज़ करें प्रोग्राम के शामी साहब। परसों हमने शहबाज शरीफ साहब का बयान भी नशर किया था जब वो मुफाहमत ना मुज़ाहमत बल्कि इत्तफ़ाक़ राय की वो बात कर रहे थे। और आज मरीम नवाज शरीफ साहबा की पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ एवन फील्ड केसेस में जो सज़ा नहीं हुई है उसके ख़िलाफ़ उनकी अपीलें 2018 से चल रही हैं। तो एक तो वो कदर ताख़ीर से पहुंची थी, फिर जब पहुंची तो उनके इल्म में था या नहीं था, ये तो चेक करना पड़ेगा कि क्या अदालत जारी है या नहीं जारी। तो वो रिवायती गैर रिवायती तरीके से वहाँ पे बैठे लोगों से मुखातिब हुई, जैसा अब उस पर बरहम हुए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरीम नवाज शरीफ साहिबा पर क्यों बरहम हुआ, इस नुक्ते से प्रोग्राम का आगाज़। और फिर जो उन्होंने कहा कि मुफाहमत तो दूर की बात, हुकूमत से बात भी नहीं की जानी चाहिए, ये 2 नुक्ते हैं। तो आमिर से दवासा में ज्वाइन किया गया। एक तो M हमज़ा पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में से थे, रुखसत हो गए, उन पे भी कुछ बात करनी है। जी एंड पे करेंगे। दूसरा अल्लामा इकबाल की जो अकलौती बेटी हैं, जो उन्होंने अपनी 91वीं सालगिरह मनाई है, मुनीरा बानो ने, उस पर भी कुछ बात करनी है। मैं बिल्कुल रखूंगा, उनकी तस्वीरें मैं रखूंगा। एक उलमा की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी आज लाहौर में, जो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो हैं उन्होंने बुलाई थी। बहुत जय्यद उलमा उसमें शरीक थे। डॉक्टर नूरुल हक कादरी साहब भी थे और मेहमान ख़ुसूसी थे, और साहब सईद साहब यहाँ के वो भी थे। तो बहरहाल उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू। मैंने सुना आप आज ने उलमाए कराम का मुकदमा ऐसा लड़ा कि तारीख में तारीख रकम किया आपने, उस पर ये जानते हैं, गुफ्तगू करनी करते हैं। अच्छा जी, आमिर सईद अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद रावलपिंडी से। आमिर साहब, ये मोहतरमा मरीम साहिबा पेश हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज अदालत इन पर कब, क्यों और किस वजह से बरहम हुई, मामला था कि आपने क्या देखा? जामी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जो एवन फील्ड में उन्हें सजा हुई थी, उस सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत थी। और आज जब अदालत ने पहले ही बताया गया था अदालती स्टाफ की तरफ से कि 12:45 पर इन अपीलों पर समाअत होगी, लेकिन उससे पहले ही मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा अदालत में बहुत ज्यादा आ गए थे और कोरोना के बावजूद बहुत ज्यादा रश था। तो जैसे ही 12:50 पर जब हेयरिंग स्टार्ट हुई तो अदालत में उनकी तरफ से जो मरीम नवाज के वकील है अमजद परवेज, उन्होंने एक बार फिर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी करने की इस्तदा की। तो वो मौजूद नहीं थे, बल्कि उनकी रिटन एप्लीकेशन पहले से ही जमा थी। तो उस पर अदालत ने कहा कि सीनियर कौंसल हैं अमजद परवेज साहब, अब इस मुकदमे को सुन लेना चाहिए और इस पे आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर लेने चाहिए। बहुत अरसा हो गया इसमें एडजर्नमेंट्स आ रही हैं, कभी कोरोना आ जाता है, कभी जो मरीम नवाज हैं वो कोरोना का शिकार हो गई, फिर अमजद परवेज साहब कोरोना का शिकार हो गए। लेकिन अब इस मुकदमे में पार्टली हर्ड है, आधा सुन चुके हैं, लिहाजा अब इस मुकदमे में दलाइल मुकम्मल करके इन अपीलों का फैसला होना चाहिए। लेकिन इसी दौरान अदालत ने पूछा कि जो अपीलांट्स हैं मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर, वो कहाँ पर हैं? तो बताया गया कि कैप्टन सफदर साहब नमाज पढ़ने जा चुके हैं, जबकि मरीम नवाज जो हैं वो पहुंची नहीं है। इस पर अदालत ने हैरत का इजहार किया और ये कहा कि उन्हें तो मालूम भी था, वक्त भी बताया गया था, इसके बावजूद उनका गैर मौजूद होना, इस हवाले से कानून ये कहता है कि जो अदालत ने उनकी जमानत दे रखी है वो रिकॉल नहीं कर लेनी चाहिए। इस पर नैब के जो वकील थे उन्होंने फौरन कहा कि बिल्कुल अदालत को उनकी जमानत रिकॉल कर लेनी चाहिए। अच्छा। इसी अभी बताया ही जा रहा था कि इस मरीम नवाज पहुंचने वाली हैं, तो इतनी देर में वो एक बड़े काफिले के साथ अदालत में दाखिल हुई और उन्हें मालूम शायद नहीं था कि अदालत जो है वो इस वक्त प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो उन्होंने जो रिवायती अंदाज में जिसमें वो आती हैं, उन्होंने आकर सबको अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कहा, अपने तमाम जो रहनुमा है उनको। तो उसी दौरान अदालत का जो पूरा एक डेकोरम था वो एक शोर शराबे की कैफियत हो गई। इसी पर फिर जो जस्टिस आमिर फारूक है उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, आपने अदालती जो एहतराम है उसको मद्देनजर नहीं रखा, अब तो शायद जमानत रिकॉल कर ही लेनी चाहिए, यह अता तारड़ से उन्होंने कहा।
लेकिन अता तारड़ जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, उन्होंने बार बार अदालत से माजरत भी की और तमाम अपने जो कारकुनान, रहनुमा और इवन मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सदर सबको कहा कि आप खामोश हो जाएं, अदालती जो डेकोरम है उसका ख्याल रखें। लेकिन फिर थोड़ी सी शोर शराबे के बाद अदालत में माहौल बेहतर हुआ, लेकिन अदालत ने फिर जो उनकी इस्तदा मंजूर कर ली और फिर समाज जो है वो 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। अदालत का वक़ार, अदालत अगर नहीं, एक तो पहली बात तो ये है कि जब अदालत ने वक्त दिया हो समात का तो पहुँचना चाहिए, उसको तो सेकंड्स के हिसाब से उसकी पाबंदी करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि अदालत का अपना एक एहतराम है, एक डेकोरम है। अदालत में तो ऊंची आवाज़ से गुफ्तगू भी नहीं होनी चाहिए, टेलीफोन की घंटी भी नहीं बजनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा इसका ख्याल रखा जाएगा। आ जाते हैं उनकी जो बाहर निकल के गुफ्तगू थी, वो गुफ्तगू मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मुफाहमत मुज़ाहमत ये बात एक अरसे से हो रही है। तो पहले देखिए शहबाज शरीफ साहब ने 2 रोज़ पहले क्या कहा था। ना मुफाहमत ना मुज़ाहमत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए, हमें कानून की हुक्मरानी चाहिए। और बड़े मियाँ साहब मेरे लीडर हैं, मैं हमेशा उनके पीछे चला हूँ। और साथ उन्होंने कहा था कि कौमी मुफाहमत के साथ साथ कौमी हुकूमत अगर मौका मिला तो वो बनाएंगे। तो उसके बाद फिर आज मोहतरमा मरियम नवाज से इस मामले पर सवाल पूछा गया था, उन्होंने क्या कहा वो देखिए। जो इस मुल्क का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है और अवाम दुश्मनी की जो मिसाल इन्होंने कायम की है, उसमें मुफाहमत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मुफाहमत तो बहुत दूर की बात है। और इस वक्त तो पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस हुकूमत का ये इतनी एक्सट्रीम रवैया क्यों आ जाता है कुछ रहनुमा जो नून लीग के हैं कि बात भी नहीं की जानी चाहिए। जाहिर है कि जब हुकूमत जो है वो उसका दबाव ज़्यादा होता है, उसके पैदर पर ऐसे इक़दाम होते हैं, उसकी तरफ से कोई खैर सगाली का पैगाम नहीं होता, तो फिर अपोजिशन भी यही मौक़िफ़ इख्तियार करती। ये बार बार हो चुका हमारे मुल्क की तारीख़ में कि हुकूमत ने जब अपोजिशन से यानी बातचीत करने की कोशिश की तो अपोजिशन से बात करना जो है वो भी एक मसला बन गया, अपोजिशन को राज़ी करना। अयूब खान साहब के दौर में भी हुआ, भुट्टो साहब के दौर में भी हुआ। तो हुकूमत को और अपोजिशन को दोनों को चाहिए कि वो अपने दरवाजे खुले रखें, लेकिन बुनियादी तौर पर यह जिम्मेदारी हुकूमत की है। जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे वो किसी और पैराए में बात कर रहे थे, उनका मुखातिब कोई और था। और जो मोहतरमा मरियम ने बात की है वो तो बगैर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पहुंच गए, वो उन्होंने फौरी तौर पर हुकूमत के बारे में बात की है। शहबाज शरीफ साहब भी कोई हुकूमत से मुफाहमत की बात नहीं कर रहे थे या मज़ाहमत की, वो कोई दूसरे हल्के जो हैं जो हुकूमत के सरपरस्त समझे जाते हैं या उनके ख्याल में हैं उनसे बात कर रहे थे। लेकिन बहरहाल अगर हुकूमत बामानी मुज़ाकरात चाहे तो उस और फिर अपोजिशन को भी उस पर गौर करना चाहिए, गुस्सा थूक देना चाहिए, लेकिन अभी कोई इसके आसार नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सर आज का हमारा एक और अहम तरीन मौजू। चंद रोज़ पहले तो उस पर आपने गुफ्तगू की थी, जो यंग डॉक्टर्स का मौक़िफ़ है वो आपने पहुंचाया, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब का मौक़िफ़ पहुंचाया। जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बना है PMDC की तहलील होने के बाद एक ऑर्डिनेंस की सूरत में, उस ऑर्डिनेंस के तहत ये लाजिम है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में वो अपनी अहलियत को उनका जांचा जाएगा, एक इम्तिहान लिया जाएगा, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। ये इम्तिहान देने के बाद उनको हतमी लाइसेंस दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। इस लाइसेंसिंग इम्तिहान के ऊपर यंग डॉक्टर्स और PM में पूरे पाकिस्तान में सरापा एहतजाज है। यही वजह है कि चंद रोज़ पहले जब बरकत मार्केट लाहौर में एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जहाँ पे ये NLE एग्ज़ाम हो रहा था, तो एहतजाज करने वालों को मुंतशिर करने के लिए एक स्प्रे जिसे सुर्ख मिर्च वाला स्प्रे कहा जाता है वो डॉक्टर्स पर किया गया था, जिसके बाद ये मामला हाईलाइट हुआ है। तो अब 2 मौक़िफ़ हैं। PMC बताती है कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस और ऑर्डिनेंस के तहत ये इम्तिहान लेना क्यों लाजिम है। जवाब में यंग डॉक्टर्स या PMA पंजाब, PMA पाकिस्तान ये बताती है कि जिस अंदाज से ये इम्तिहान लिया जा रहा है, जिस फर्म के ज़रिए इम्तिहान लिया जा रहा है, उसकी कानूनी हैसियत पर हमें एतराज़ात हैं और ये मामला ऑलरेडी कोर्ट कचहरी में मौजूद है। तो ये तो होगी 2 दलाइल, लेकिन मसला ये है कि डॉक्टर्स का लाइसेंस मसीहा और मसीहाई इसमें खजल हो सकती है। देखें, इसलिए मैंने इस इशू को टेकअप किया। बात यह है कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में हो रहा है। उसकी जो वजह समझ में आती है, जो मैंने भी गुफ्तगू की
एक तो मुख्तलिफ ममालिक से डिग्रियां हासिल करके डॉक्टर आ रहे हैं। उनमें ऐसे मुल्क भी शामिल हैं जिनकी तालीमी मयार के बारे में आपको कुछ इल्म नहीं है। दूसरे जो हमारे यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कायम हुए हैं, उनका भी कोई, उनके बारे में भी शिकायत हैं कि उनके जो हॉस्पिटल्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। मैं तालीम जो है, मैं अर्ज करता हूँ सर, 174 से ज़ायद मेडिकल कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में इस वक्त, जिसमें से अक्सरियत जो है यानी 114 ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की है जहाँ पे भारी भरकम फीसें ली जाती हैं। हाँ। और इनमें से कई कॉलेज ऐसे हैं जिनके साथ हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। तो गोया यहाँ जो डॉक्टर तालीम हासिल कर रहे हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई तजर्बा नहीं होता हॉस्पिटल्स में सर्व करने का। एक और हमने जब इस स्टोरी की जांच की है तो जो अभी इम्तिहान हुआ, जिन हालात में भी हुआ लाइसेंस के लिए, 1700 रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ अपीयर हुए थे लाहौर में, जिसमें से फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी थे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी थे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के भी थे। जो पाकिस्तानी सरकारी कॉलेजेस के ग्रेजुएट थे, डॉक्टर्स थे, उनकी इस इम्तिहान लेने के बाद जो पास होने की शरह वो 84% है। जो गैर मुल्की इदारों से आए या प्राइवेट कॉलेजेस से जो बच्चे थे, उनकी इस इम्तिहान में शरह इससे कम है, वो 78.5% बनती है। और यही समझा जाता है कि बुनियाद है इस एग्ज़ाम को लेने की, जांच करने की कि इनकी ये जो इम्तिहान है ये 3 घंटे का पर्चा है ना। अब उसमें भी ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये 3 घंटे का पर्चा काफ़ी है किसी की अहलियत को जज करने के लिए। आपके को मीडिया जो क्या मेडिकल कमीशन का कुछ शख्स हमारे साथ, जी हमारे साथ डॉक्टर अरशद तकी साहब मौजूद होंगे, हमारे साथ डॉक्टर कर्नल रिटायर्ड गुलाम शब्बीर साहब मौजूद होंगे, पीएम में पंजाब को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो पीएम में पंजाब चैप्टर है वो ये समझता है कि हमें तो नेगोशिएशंस में कभी घास डाला ही नहीं गया। ठीक है, और यंग डॉक्टर्स कहाँ हैं पीएमसी वाले डॉक्टर अरशद तकी साहब हैं, उनसे भी हम रब्ता करें, जैसे ही वो आते हैं उनसे हम बात करते हैं। लेकिन जो हमें मालूम हुआ, नहीं सवाल ये है कि अगर वो हमारे साथ हो तो फिर हमसे गुफ्तगू मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन एक पहलू इस गुफ्तगू का एक और बड़ा अहम है, वो ये है कि जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन है, जो तमाम ममालिक में जो मेडिकल की तालीम है उसको रेगुलेट करती है, उसके लिए ख़ास पैरामीटर मुकर्रर करती है, उसने 2023 की डेडलाइन दे रखी है कि इस डेडलाइन तक आप अपने जो मयारात हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको यहाँ तक ले जाएं। ये जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का ऑर्डिनेंस जो अब कानून बन चुका, उसके बाद अगर ये इम्तिहान ना लिए जाएंगे तो हम वो डेडलाइन जो बैनुल अक़वामी रखी गई हैं उनको मीटअप नहीं कर पाएंगे। चलिए उनसे मालूम तो करें ना हम। ठीक, रब्ता होता है तो मैं बात उनसे कर लेता हूं। अगर रब्ता ही उनसे नहीं है तो फिर हम बात क्या करेंगे? फिर पहले हमें रब्ता करना चाहिए था। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अरशद तकी साहब ने ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सरबराह। तकी साहब बहुत शुक्रिया, आपका इंतजार हम कर रहे थे, शामी साहब कब से आपको याद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब जरा ये बताइए कि ये जो आपने इम्तिहान शुरू किया है इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है आपको? शामी साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये दुनिया भर में ये लाइसेंसिंग इम्तहान का इजरा हो रहा है और अब ये एक नॉर्म बनता जा रहा है दुनिया भर में। दुनिया भर के ममालिक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम को एक स्पेसिफिक अपना जो ग्रेजुएट डिग्री के एग्ज़ाम है उससे अलहदा करके अब कर रहे हैं। दूसरी यानी एक डॉक्टर जो फारगुत तहसील हो जाता है और हाउस जॉब कर लेता है उसके बाद उसका इम्तिहान लिया जाता है। जी, ये दुनिया भर में अब और ये इम्तिहान ऐसा ही होता है जैसा आप ले रहे हैं, 3 घंटे का एक पर्चा होता है, बस दैट्स ऑल। मुख्तलिफ तरीके हैं। पहली बात यह है शामी साहब के 3 घंटे का पर्चा जो है वो एक सैंपल है और उसका एक ऑब्जेक्टिव जो है वो मतमानो जो है वो बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सादा सा है कि जो डेली प्रैक्टिस के अंदर एक डॉक्टर को जब वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा होता है तो जो मसाइल या जो मरीज़ मिलते हैं उनको से वो किस तरह डील करता है, क्या उसके बारे में उसको मालूमात हासिल है। और इम्तहान हमेशा एक सैंपल होता है, इम्तहान कभी भी मुकम्मल प्रैक्टिस का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, लेकिन इस 3 घंटे के इम्तहान को हम एक सैंपल के तौर पे कर रहे हैं कि हम जान सकें कि क्या उनके पास ये क्या दूसरे ममालिक में भी इसी तरह का इम्तिहान लिया जाता है?
जी मुख्तलिफ हैं, लेकिन जनरली जो इम्तहान है उसकी नौइयत ऐसी होती है कि मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में आपको ऐसे सवालात दिए जाते हैं जिनको कि वो जिनके ज़रिए ये जान सकें कि वो मरीज़ का कोड के साथ को सेफली डील कर सकते हैं। तो उसका ताल्लुक प्योरली सेफ प्रैक्टिस से है। बीच में रखें, ज़रूरी क्यों है ये? नहीं, ये उन्होंने बताया ना कि ये ज़रूरी क्यों है। एक और ज़रूरत भी इसकी महसूस बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी इस वक्त अलाइन करना है अपने निज़ाम तालीम और तमाम प्रैक्टिस लाइसेंसिंग जो रेगुलेशंस हैं उनको बाकी दुनिया के साथ, क्योंकि 2023 तक एक वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन है जिसका तकाजा है कि वो हम तमाम रेगुलेटर्स जो उसके साथ मुंसलिक होंगे उन्हीं के डॉक्टर्स को बाहर के इम्तहानात देने की या बाहर जाकर प्रैक्टिस के लिए ट्रेनिंग के लिए जाने की इजाज़त होगी, जो कि उस वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन के साथ होंगे। 2023 तक हमने अपने आप को एक एप्लीकेशन मूव करनी है उस मुंसलिक होने के लिए। और डॉक्टर साहब ये बताइए, अगर एक इम्तिहान में एक डॉक्टर क्वालिफाई नहीं करता फिर दूसरी दफ़ा इम्तिहान दे सकता है, तीसरी दफ़ा इम्तिहान दे सकता है? जी बिल्कुल। और इस बार हमने इसको फैसिलिटेट भी कर दिया, साल में 4 मरतबा होगा इंशाल्लाह। ठीक। ये ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है उसको हाउस जॉब के 1 साल के पीरियड के दौरान किसी वक्त भी दे सकता है। 4 बार है इम्तहान ये होता है। और इसको अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब क्या आपने ये तफरीक रखी है कि जो बैनुल-अक़वामी ग्रेजुएट है डॉक्टरेट में या प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हुआ है, MBBS किया हुआ, और जो बच्चा सरकारी कॉलेज से पढ़ा हुआ है, उन तीनों को क्या एक ही नौयत का इम्तिहान लेना पड़ेगा या तीनों के लिए मुख्तलिफ इसकी नौयत होगी? जी, जो बाहर के मुल्कों से ग्रेजुएट हैं उनके लिए तो अलहदा है कि उनके लिए एक एडिशनल एक इजाफी क्लिनिकल स्किल्स का इम्तहान है कि जिसमें टेस्ट किया जाता है कि उनकी क्लिनिकल स्किल्स को भी अलहदा से टेस्ट किया जाएगा, वो सेकंड स्टेज होगी। लेकिन जो पाकिस्तान के तमाम ग्रेजुएट्स हैं, और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, उन तमाम ग्रेजुएट्स को एक ही इम्तहान देना होगा और वो फिलहाल वो एक थ्योरी बेस्ड एग्जाम होगा। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो बैरूनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर ईस्टर्न यूरोप की, चाइना की, रशिया की, उन यूनिवर्सिटीज़ को भी पहले आप एक्रेडिट करते हैं कि सिर्फ वहीं दाखिला लिया जा सके, या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाके दाखिला ले सकते हैं और डिग्री लेके आ सकते हैं? जी, इसमें दो तीन चीज़ें हैं और ये एक मसला है कि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बाहर के मुल्कों में एक ऑफशोर डिग्री प्रोग्राम का तस्वर दे चुकी हैं, और हमारे लिए इसलिए हमने इन यूनिवर्सिटीज़ को मुख्तलिफ एक रख के मियार रख के उसके तहत उनको कैटेगराइज किया है, और उन कैटेगरीज के तहत आने वालों के लिए जो लाइसेंस का पाथवे है उसको फैसिलिटेट किया जाता है। सो जो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज से बच्चे आते हैं उनको डायरेक्टली यहाँ पे एक प्रोविजनल लाइसेंस दे दिया जाता है, अगर मुझे इजाज़त और उसके बाद लाइसेंसिंग एग्जाम होता है। ठीक, डॉक्टर साहब अगर आप साथ ही रहें तो बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो एतराज़ हो रहा है इस NLE इम्तिहान के ऊपर वो भी अगर आप सुन रहे हैं और बराह रास्त जवाब भी उसका बाद में दे लें तो हम आपको बहुत मशकूर होंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर कर्नल रिटायर्ड गुलाम शबीर साहब ने, आप PMA पंजाब चैप्टर के सरबराह हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। अब आप बताइएगा कि आपको एतराज़ क्या है NLE का? अगर किसी बच्चे ने MBBS 5-6 साल पढ़ा है, 1 साल हाउस जॉब की है, तो 2-3 घंटे के MCQ करते हुए क्या मसला है सर? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों के सामने ये क्लैरिफिकेशन दे सकूं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो कुछ कह रही है वो बेसिकली लोगों को एक किस्म का खुला धोखा दिया जा रहा है, और लोगों को, जी मैं आपको उसकी बात बताता हूँ। हमें PMC के ऊपर जो मेन उनके इम्तिहान है उनके ऊपर हमें 2 एतराज़ात हैं। पहला एतराज़ तो हमें ये है कि ये जो NLE कहते हैं कि जी नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम होना चाहिए और ये दुनिया के बाकी हिस्सों में भी होता है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए एक ऐसा एग्जाम अगर ये लेते हैं तो उस एग्जाम का उसी तरीके से लें जैसे बाहर स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इनके नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के ऊपर हमें मेन 2 एतराज़ात हैं। बताइए। एक ये एतराज़ है कि आप देखिए कि जो बच्चे आज से 5 साल पहले जब वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जिनका हुआ था उनका एग्जाम नहीं लेना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए। उससे हमें 2-3 फायदे मिलेंगे। एक तो हमें ये है
कि हम इस एग्जाम को प्रॉपरली डेवलप कर सकेंगे और उन प्रोफेशनल्स के साथ मिलके बैठ के कि जैसे बाकी दुनिया के अंदर ये एग्जाम होता है उस तरह करके एग्जाम हो। दूसरी चीज ये है कि एक बच्चा जब वो दाखिल हुआ था तो उसको ये नहीं कहा गया था कि तुम्हें एक और एग्जिट एग्जाम देना होगा। ये हम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है, जो पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस के अंदर मौजूद है। सो अब जब वो पास कर चुके हैं एग्जाम तो ऑल ऑफ अ सडन ये एक एग्जाम लागू करना ये कानूनन भी ठीक नहीं है। ये मिसाल देते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इसको रेट्रोस्पेक्टिव को कर दिया है। वो उनकी अगर आप जजमेंट पढ़ें तो उसके अंदर ये इस पर्टिकुलरली इस एग्जाम के लिए ये नहीं है। आपका तो एग्जाम अभी तक डेवलप ही नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन उन स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए जो अब दाखिला ले रहे हैं और जो 5 साल पहले या 4 साल पहले दाखिला ले चुके उनके लिए नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। चल मगर आपका ये पॉइंट ठीक है, नो आगे चलिए। अच्छा, दूसरा ये है कि जो एग्जाम लेने का तरीका है कि 3 घंटों के अंदर वो आप 5 साल का आप कोर्स कैसे कवर कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बाकी दुनिया में जहां होता है, मसलन यूके MLA होने लगा है 2023 या 2024 में, उन्होंने 5 साल पहले डिसाइड किया था कि हम एग्जाम लेंगे, बाद में कोरोना की वजह से और मजीद लेट हो गया। USMLE जो अमेरिका के अंदर एग्जाम दिया गया वो कम से कम 12 साल तक पहले वो डिसाइड करते रहे कि हमने करना है, उन्होंने डेट 12 ईयर्स बाद की थी। दूसरा ये है कि ये एग्जाम 3 घंटों के अंदर ये सब कुछ नहीं असेस हो सकता। हम ये कहते हैं कि आप बेसिक साइंसेस जो ही बच्चा खत्म कर ले, आप उस वक्त बेसिक साइंसेस का एग्जाम लें, फिर आप क्लिनिकल नॉलेज का लें जब MBBS कर लेता है, और फिर आप क्लिनिकल स्किल्स का लें। और इस एग्जाम को आप रिप्लेस करें जो FCPS पार्ट 1 के एंट्रेंस एग्जाम है या जो MD और MS के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके साथ आप इसको रिप्लेस कर दें और इसका मेरिट बना के आप इन्हीं के लिए लोगों को स्पेशलिस्ट बनाएं। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो आप मुल्की लेवल पे आप देखें कि किस स्पेशलिटी में कितनी हमें जरूरत है, आप उससे डिसाइड कर लेंगे कि जी हमने इस साल 300-400 लोग सर्जरी में लेने हैं, जो लोग अप्लाई करेंगे एक मेरिट बन जाएगा, आपकी सारी लाइन लेंथ सीधी हो जाएगी। आपको जितने जरूरत है डॉक्टर, जितने स्पेशलिस्ट जरूरत है, आप उसके हिसाब से कर लेंगे। इन्होंने अभी तकी साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन ये इनकी ये बात कि WFME की ये शर्त है कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम हो, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप ये बताइए हमने पढ़ा है कि आपसे शामी साहब ये PMC ने आपसे कोई मुज़ाकरात किए हैं, राब्ता किया, कोई बातचीत हुई है डॉक्टर्स के साथ कि नहीं? जी बिल्कुल, हमारी हुई है। हम 2 दफा गए हैं, हमने वहां जाके यही सजेशंस उनको दी हैं। हमने उनसे अर्ज की कि जी आप इसको हमारे साथ बैठ के, प्रोफेशनल्स के साथ बैठ के आप इसको तय करें, ना कि आप 1 साइडेड आप तय कर लें। और काउंसिल की जो मेन लोग हैं जो बना रहे हैं कानून, वो तो डॉक्टर ही नहीं है। तकी साहब का तो ये है कि तकी साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप डॉक्टरों के नुमाइंदे हैं, आप आके मीडिया के अंदर आप ब्रीफिंग दें, लेकिन बेसिकली तो पीछे जो लोग बैठ रहे हैं उनका मेडिकल एजुकेशन। चलिए अब आप ठहरिएगा ना, जवाब सर हम ले लेते हैं। तकी साहब, आपने ये तनकीद या एतराज़ सुन लिया है, क्या ये प्रोफेशनल्स ने एग्ज़ाम तैयार नहीं किया और जो वो सजेशंस दे रहे हैं, ये एतराज़ उठा रहे हैं, उसका जवाब आपके पास क्या है तकी साहब? जी, सबसे पहले तो जी बहुत अच्छी तजावीज़ हैं, हमारी गुफ्तगू भी हो चुकी है, 1 से ज़्यादा सेशंस भी हो चुके हैं, और जो इनकी तजावीज़ हैं इवेंचुअली लाइसेंसिंग एग्ज़ाम को वहीं जाना चाहिए। ठीक, जैसे उन्होंने कहा 3 पार्ट्स होने चाहिए, वहाँ होना चाहिए। सवाल ये है कि हमारा इमीडिएट कंसर्न है एक, और वो है हमें मुआशरे को एक सेफ डॉक्टर देना है। हम कुछ बेसिकली सेफ्टी के पैरामीटर्स को असर्टन करना चाहते हैं और हम इस एग्ज़ाम को फेज इन करना चाहते हैं, और इसीलिए हम ये नहीं चाहते कि शुरू से एक बहुत मुश्किल सवाल एग्ज़ाम बने जो कि बैरियर्स बने लोगों के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन इस एग्ज़ाम को हम शुरू इसलिए करना चाहते हैं कि हम एटलीस्ट एक बेसिक सेफ्टी के पैरामीटर्स को असर्टन करना चाहते हैं। दूसरा जवाब कि क्या ये एक्सपर्ट्स नहीं हैं को नहीं लिया गया इसके अंदर मशवरे में। जनाब, ये इस एग्ज़ाम का सिलेबस जो बनाया है वो नेशनल एकेडमिक बोर्ड ने बनाया है, जिसके 20 मेंबर हैं, और वो तमाम के तमाम मेंबर पाकिस्तान की 4 सूबों की यूनिवर्सिटीज़ के प्रिंसिपल्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं और उनके नुमाइंदे हैं। तो ये कहना कि जी ये इसमें एक्सपर्ट, वो सिलेबस भी एक्सपर्ट्स ने बनाया है,
और उसके ऊपर, उसी सिलेबस के ऊपर बेस करके उसके जो लर्निंग आउटकम्स जिसको कहते हैं कि क्या हम चाहते हैं इस एग्जाम से, वो भी उन्हीं लोगों ने रेकमेंड की हैं जिसकी बुनियाद पर ये एग्जाम अब डॉक्टर साहब ये तो एक नेवर एंडिंग डिबेट बन जाएगी हमारे यहाँ जो मामला होता है। हमारी तो तजवीज़ यही होगी कि अगर आप भी मिल बैठ के कोई मुतफ़िका लाहेअमल निकल आए तो वो बेहतर होगा। बहरहाल वक्त की कमी बहुत ज़्यादा, दोनों नुक्ता नज़र आ गए सामने, एक ब्रेक उसमें कोई खास फासला नहीं है, खास फासला नहीं, यानी थोड़ा सा 19-20 का हिकमत अमली का फर्क है, तरीके कार का फर्क है। मेरा ख्याल उसको दूर किया जा सकता है। पीएमसी मेरे ख्याल चाय ऑफर करे और जो पीएम में है वो एहतजाज छोड़ के कॉरिडोर्स में जाए, हाँ, और कमर कुछ कसे, हिम्मत करे और उनकी बात भी सुनी जाए तो मामला आसान हो। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे नाज़रीन एक मुख्तसर ब्रेक, वापसी पर अफगानिस्तान से ताज़ा खबर हमारे पास है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम चूँकि नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम का जिक्र करते डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी करार दिया पीएमसी ने, तो दोनों का अपने मौक़िफ़ देख लिया। डॉक्टर गुलाम शबीर ये भी कहते हैं कि ये जिस कंपनी के ज़रिए करवाया जा रहा है, पेप्स उसका नाम है, टेप्स TEPS, वो कंपनी गैर कानूनी तरीके से उसे इस एग्ज़ाम करवाने के लिए, उनका ख्याल है वो प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं है। वो कहते हैं गैर कानूनी तरीके से इस कंपनी को एग्जामिनेशन लेने की जिम्मेदारी दी गई है। ये बात हमने डॉक्टर अरशद तकी साहब से पूछी थी, उन्होंने कहा था कि यही वजह है कि हमने इसे फौरी तौर पर नैब और पेपरा रूल्स के यहाँ भेज दिया हुआ है, और जब ये मैकेनिज्म तय हो रहा था तो अवेलेबल जो प्रोसेस के ज़रिए कंपनी आई थी उसी को हमने देना था और दिया है। लेकिन अगर नैब या पेपरा या कोर्ट ऑफ लॉ कोई तरीक़ाकार इख्तियार करता है, हिदायत देता है, तो हम उसको अमल उस पर यकीनी बनाएंगे। हमारे सुनने वाले जो है ना वो हमें मैसेज कर रहे हैं, नवाज मलिक साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका भी आया मैसेज। उन्होंने कहा कि भाई हमने गुफ्तगू सुनी है, कोई क़यामत बर्पा नहीं हो गई, डॉक्टरों की पीठ थपके आप, उनका कि बिस्मिल्लाह इम्तिहान दे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, गुजर जाए इस इम्तिहान से। वैसे वो कह रहे हैं साल में 3-4 दफ़ा इम्तिहान हो सकता है, 3-4 दफ़ा होगा। और डॉक्टर्स, मैंने तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी सर थोड़ी सी ली है, वो यानी क्योंकि नया नया इम्तिहान है तो कोशिश की जा रही है कि बहुत सख्त इम्तिहान ना हो, डॉक्टर्स उससे गुजरे। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और जो ऐसे ही लल्लू पंजू कॉलेजेस से पढ़ के आने वाले बाहर के मुल्कों से तो होना सर, वो भी जरा इस पर गौर कर लें। बिल्कुल ठीक। आपको क़यामत बर्पा नहीं हो गई। सर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे आपको खबर देनी होगी। आप देखिए, एक तो कल मैंने अर्ज़ की थी कि वहाँ पे जो कतर में भारतीय सफ़ीर हैं वो स्टेनगज़ई साहब से मुलाकात उन्होंने की है, जो पहला सरकारी। अब तालिबान एक तहरीक नहीं है, हाँ, अब वो एक रियासत में डल चुके हैं, एक हकीकत है। रियासत उनके पास है, अब उनको रियासती अमूर अंजाम देने हैं। इंडिया से भी बातचीत होगी उनकी, पाकिस्तान से भी होगी, दूसरे मुल्कों से भी होगी। आप देखें ना, सुहेल शाहीन साहब को, हमें इस पे कोई एतराज़ करने का हक नहीं है। बिल्कुल, सुहेल शाहीन साहब को भारत बहुत इसमें तावला है, उनको बेताबी है, भारतीय मीडिया को भी, सियासतदानों को भी, कि तालिबान को लेकर के कश्मीर के ऊपर बड़ा उनको एतराज़ और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये जो कल उनका रब्ता हुआ उसमें भी ये कंसर्न रेस की गई है, और सुहेल शाहीन साहब के 1-2 TV इंटरव्यूज़ भी हैं जहाँ पे एंकर ने उनसे पूछा कि जी अगर आपने सबको मुआफ़ कर दिया, सबको एमनेस्टी अब दे रहे हैं, तो लोग फिर क्यों धड़ाधड़ रुखसत हो रहे हैं अमेरिका। तो उन्होंने कहा अगर नई दिल्ली के एयरपोर्ट पे अमेरिका का तैयार आया और कहे किसने जाना है, तो लाखों लोग जाएंगे, ये वहाँ नहीं भी जाएंगे, जगह जगह जहाँ भी। अच्छा, जिस मुल्क में भी आप जाएं, हाँ, कि भाई अमेरिका का वीज़ा मिल रहा है, अब लोग टूट पड़ेंगे। अब अहम खबर ये है सर कि हमें भारतीय मीडिया या भारतीय सरकार या मोदी सरकार के ख़ास बयानियाँ कई सालों से नज़र आ रहा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से, उसके ऊपर एक ब्रेक थ्रू हुआ है, और वहाँ के जो दानिश्वर हैं और कुछ साहिब राय हैं, उन्होंने एक एलामिया जारी किया है जो मुझ तक पहुँचा है। नटवर सिंह जी उसमें शामिल हैं, यशवंत सिन्हा हैं, मानी शंकर आयर हैं, और नजीब जंग साहब हैं, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक हैं, सईद नकवी, केसी सिंह, संदीप पांडे, मजीद मेमन और सुधिंद्रा कुलकर्णी जी और दीगर। इन्होंने एक 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक अपील शाया की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान को कि भारत आपका दोस्त है, दोस्त बनना चाहता है, और अफ़गान कौम को, तालिबान को मुबारकबाद दी है कि आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने कभी भी गैर मुल्की इन्वेडर्स को कबूल नहीं किया, आपकी जद्दोजहद को सलाम है। और इन दानिश्वरों ने ये कहा है, लिखा है कि ये इस खत्ते का अमन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया अगर मिल बैठें, बाहमी कोशिश करें तो ही मुमकिन है। तो बिलाखिर कोई अकल की, ढंग की, सैनिटी की बात जिन्होंने ये दस्तखत किए हैं, हाँ, ये ढंग की बात करने के लिए मशहूर है, और इंडिया में भी माकूल लोग बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, और उनकी बात सुननी चाहिए। हर पूरा इंडिया जो है वो मोदी साहब की तस्वीर नहीं है, तो ये अकल की बात कर रहे हैं,
और हमें भी ये बात समझनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कल इनमें से किसी एक साहब से बात हम कर तालिबान जो है ना, हाँ। अफगानिस्तान की रियासत जो है उसको अपने मामलात खुद तय करने हैं। हमें उनको ज़रूरत से ज़्यादा मशवरे देने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा बेताबी की ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत से ज़्यादा उनके मामलात में ताक झांक की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, उनको अपना काम करने दीजिए, बिल्कुल आप अपना काम कीजिए। हाँ, मुशावरत वहाँ मुकम्मल हो चुकी है, 1-2 रोज़ में ऐलान भी हो जाएगा, क्योंकि कंधार अब मरकज़ वहाँ बना हुआ है। जो बाइडन ने अपने खिताब में कहा कि वो फैसले की जिम्मेदारी लेते हैं, हम पहले इब्तिदा में बात कर चुके हैं। सर आगे बढ़ते हैं। आज लाहौर में एक बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मौजू पर मबनी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उलमा इकराम की। वहाँ मैंने ये सुना है कि आपकी तकरीर बड़ी मशहूर हुई है, उसकी वजह क्या है? हज़रत मौलाना, सुना आपने उलमा इकराम की गैर मशरूत हिमायत और उनकी वकालत कर दी है, वजह क्या है? देखिए बात यह है, हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जो बादशाही मस्जिद के खतीब थे, उनके साहबजादे मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जब रोज़ हिलाल कमेटी के भी चेयरमैन हैं, बादशाही मस्जिद के भी खतीब हैं। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद किया, इसके वो मेज़बान थे। इस पे डॉक्टर नूरुल हक कादरी साहब, वफ़ाक़ी वज़ीर मज़हबी अमूर भी तशरीफ़ लाए। जो हमारे यहाँ मज़हबी अमूर के सूबाई वज़ीर हैं सईद साहब, वो भी तशरीफ़ लाए। सईदुल हसन साहब, साहबज़ादा अब यानी फजल रहीम अशरफ़ी साहब थे, मौलाना ज़ुबैर अहमद ज़हीर थे, मौलाना जवाद नकवी थे, और मतलब डॉक्टर राग़ब नईमी थे, और तमाम हज़रत जो थे हबीब साहब थे, जो सुंदर शरीफ के इरफानी साहब। तो मतलब उलमा और मशाइख और मुफ्ती आशिक हुसैन थे, वो सब एक बड़ी भरपूर नुमाइंदगी थी। जय्यद उलमा पाकिस्तान के मौजूद थे। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। उन्होंने अहद किया कि वो फ़िरका वाराना और बैनुल मसालिक बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए काम जारी रखेंगे। मैंने वहाँ 2 नुक्तों पे बात की। पहली बात तो यह है कि जो उलमा हैं, जो मौलवी हैं, जो ख़तीब हैं, जो मुअज़्ज़िन हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत ने उन पर कभी तवज्जो नहीं दी। यहाँ जर्नलिस्टों को, जर्नलों को, जजों को, सरकारी अफसरों को प्लॉट मिलते हैं, ख़ुसूसी सलूक उनसे होता है। रिहायशी कॉलोनियों में मुख्तस किए जाते हैं, अच्छी बात है, उनके लिए मुख्तस होने चाहिए। लेकिन कभी किसी ने खबर ली इन खतीबों की, इन आइम्मा की, इन मुअज़्ज़िनों की? इनका भी इनकी फैमिलीज भी हैं। बड़ा मुनासिब ये नुक्ता पहली बार ये उठाया। और रियासत ने, और इनसे लाहक जो शिकायत है मुआशरे की, रियासत ने इनको कोई इनकी दस्तगीरी की कोशिश की। तो नूरुल कादरी साहब ने कहा कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में 3 अरब रुपए मुख्तस किए हैं इस काम के लिए, एक इजाजिया देने के लिए, और यहाँ हम दूसरे 1 मिनट रह गया मुल्क में भी करेंगे। उसके साथ मैंने ये कहा कि उलमा कराम आप एक समाजी चार्टर बनाएं। ये जो बेरारवी फैल रही है, जो जराइम बढ़ रहे हैं, इस लोगों की तालीम दें, तरबियत करें, समाजी चार्टर बनाएं, मुश्तरकात को ढूंढें, उसको नाफिज करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मोहम्मद हमजा साहब सेनेटर एम हमजा बुजुर्ग सियासतदान थे, चल बसे कोरोना के बायस। वो चल बसे, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, बड़े बा किरदार बावकार शख्स थे। अल्लामा इकबाल की जो दुख्तर है, उनकी 91वीं सालगिरह जो बनती है, 91 बरस की जब हुई है कल, बड़ी नायाब तस्वीर आपने दी हैं जो हमने नशर कर। मुनीरा बानो जिंदा है माशाल्लाह, हम उनका इंटरव्यू भी कर चुके हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनके नवासों को, उनके पोतों को, उनके सब अहले खाना को मुबारक, और हम सबको मुबारक। ठीक नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक आन पहुँची है। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।